अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम पारस एजुकेशन फ्री फॉर ऑल में मैं आप सबको वेलकम करना चाहती हूँ। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज हम द वाइस कैलिफ की एक्सरसाइज सॉल्व करने लगे हैं। पूरी कोशिश यही रहेगी कि आज के हम इस वीडियो के अंदर पूरी कंप्लीट एक्सरसाइज द वाइस कैलिफ की, जो कि हमारा लेसन नंबर 1 है 10th क्लास का, उसको हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे आज की वीडियो में। सो लेट्स बिगिन। Work with your partner and discuss the following questions by referring to the text. After discussing, write the answers in your notebook. अपने पार्टनर के साथ डिस्कस करके ये क्वेश्चन जो हैं वो हमें मतलब सॉल्व करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है फ्रेंड्स, व्हाट वाज कैलिफ हारून रशीद नोन एंड रिस्पेक्टेड फॉर? कैलिफ खलीफा हारून रशीद किस बात की वजह से पहचाने जाते थे और उनकी किस वजह से उनकी इज्जत जो है वो की जाती थी लोगों के अंदर? तो इसका आंसर है हारून रशीद वॉज अ रीनोन्ड मुस्लिम कैलिफ, जाने माने एक मुसलमान खलीफा है हारून रशीद, who was not only just and kind but cared for the peoples to a great extent, who were lucky enough to live and breathe under the umbrella of his realm. He was known and respected for his justice and wisdom. अब कह रहे हैं कि वो ना सिर्फ एक काइंड मेहरबान बल्कि लोगों की बेइंतहा परवाह करने वाले खलीफा रहे। वो लोग बहुत लकी है, खुशकिस्मत है, जो कि उनके मतलब जो है हुकूमत के जब उनकी खिलाफत थी उनके साए तले उन्होंने अपनी जो है ज़िंदगी बसर की गुजारी। ही वॉज नोन एंड रिस्पेक्टेड फॉर हिज जस्टिस एंड विजडम। वो लोगों के अंदर उनकी इज्जत की जाती थी और वो पहचाने जाते थे अपनी इंसाफ पसंदी और अक्लमंदी की वजह से, जहानत की वजह से। हाउ क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रेंड्स, हाउ डिड द टू मैन ब्रॉट बिफोर द कैलिफ लुक लाइक? खलीफा के सामने जो दो लोग लाए गए वो दिखने में कैसे थे? अब इसका आंसर है, वन ऑफ देम वॉज वेल ड्रेस्ड एंड अपीयर टू बी अ वेल टू डू रिस्पेक्टेबल सिटीजन while the other was in rags and seemed to be a beggar. अब उनमें से जो एक शख्स था वो बहुत उसने अच्छे कपड़े पहने हुए थे, वेल ड्रेस, ठीक, और वो एक मोअज़्ज़िज़ शहरी नज़र आ रहा था, जबकि जो दूसरा है वो फटे पुराने कपड़ों में बिल्कुल भिखारी की तरह दिख रहा था या नज़र आ रहा था। क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रेंड्स, व्हाट वाज द डिस्प्यूट बिटवीन द रिच मैन एंड द बेगर? अब झगड़ा क्या था रिच मैन और बेगर के बीच में? अब इसका आंसर है, द डिस्प्यूट बिटवीन द रिच मैन एंड द बेगर वॉज दैट बोथ वर क्लेमिंग द ओनरशिप ऑफ द ब्यूटिफुल हॉर्स। अब जो झगड़े की वजह थी रिच मैन और बेगर दोनों के बीच में कि वो दोनों ही दावा कर रहे थे कि ये जो खूबसूरत घोड़ा है वो उनका है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ डिड द कैलिफ डिसाइड हु वाज द ओनर ऑफ द हॉर्स? अब जो खलीफा है उन्होंने इस बात का फैसला किस तरह से किया कि ये जो घोड़ा है वो किसका है? इसका आंसर है, he ordered both person to touch the horse one by one. Horse was seemed to be liking the touch of rich man, while was not seemed to be liking the touch of beggar. In this way, Caliph decided the real owner of the horse. कैलिफ ने, खलीफा ने हुक्म दिया दोनों शख्स को कि आगे आओ, एक एक करके घोड़े को हाथ लगाते जाओ। फिर जो रिच मैन का जो टच था, जब रिच मैन ने घोड़े को टच किया तो उसने मतलब खुशी का इजहार किया, और जब बेगर ने टच किया तो उसने मतलब डिसलाइकिंग अपनी दिखाई। तो इस तरह से जो है वो खलीफा को जो इसका रियल ओनर है, असली मालिक है, उसको पहचानने में मदद मिली और उन्होंने फैसला किया इस तरह से। एक्सरसाइज नंबर क्वेश्चन नंबर 5 है, ऑन व्हाट कंडीशन डिड द कैलिफ डिसाइड टू फॉरगिव द बेगर? फ्रेंड्स, सामने आपको स्क्रीन में क्वेश्चन नंबर 5 नज़र आ रहा होगा कि किस कंडीशन पे खलीफा ने बेगर को माफ़ करने का फैसला किया। अब इसका आंसर है, द कैलिफ डिसाइडेड टू फॉरगिव द बेगर इफ बेगर बेग्ड फॉरगिवनेस फ्रॉम द रिच मैन। खलीफा ने कहा कि अगर बेगर उस रिच मैन से माफ़ी मांगेगा तभी वो उसे माफ़ करेगा।
क्वेश्चन नंबर 6 है फ्रेंड्स, आफ्टर गेटिंग द हॉर्स हाउ डिड द रिच मैन बिहेव। घोड़ा मिल जाने के बाद जो रिच मैन था उसने किस तरह से बिहेव किया, किस तरह का रवैया इख्तियार किया, किस तरह का सलूक इख्तियार किया। तो इसका आंसर है, आफ्टर गेटिंग द हॉर्स रिच मैन रेडिली फॉरगिव द बेगर एंड ऑल्सो गेव हिम अ हैंडफुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स। घोड़ा मिल जाने के बाद रिच मैन ने उसको माफ करने के लिए तैयार हो गया, उसको माफ कर दिया, बेगर को माफ कर दिया और उसको मुट्ठी भर सोना भी तोहफतन दे दिया। अब एक्सरसाइज नंबर 1 स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। रीड द स्टोरी एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन योर नोटबुक। अब आपको इस पूरी स्टोरी को पढ़ना है, उसके बाद जो है आंसर्स को अपनी नोटबुक के अंदर नोट डाउन करना है। ए हमारा है, हाउ मेनी मेन कैरेक्टर्स आर देयर इन द स्टोरी। अब स्टोरी के अंदर मेन कैरेक्टर्स कितने हैं आप देख लो कि कैलिफ है, काजी है और क्या कहते हैं बेगर है और चौथा कौन है, रिच मैन। तो 4 कैरेक्टर्स जो हैं वो मेन कैरेक्टर्स है, इन्हीं के ऊपर पूरी कहानी घूमी है। हु आर दे, वो कौन थे, कैलिफ, काजी, बेगर, रिच मैन, वही जो मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा था, वही ये 4 शख्स हैं जो कि मेन कैरेक्टर्स हैं। सी आपका है, हु गॉट द हॉर्स, किसको घोड़ा मिला। तो ओनर तो रियल रिच मैन था, तो जाहिर सी बात है घोड़ा तो रिच मैन को ही मिलना चाहिए था ना। अब डी है, वॉज द पर्सन हु रॉन्गली क्लेम द हॉर्स पनिश्ड। अब जिसने झूठा दावा किया कि घोड़ा उसका है, क्या उसको सजा मिली। तो इसका आंसर है, ही वॉज नॉट ओनली पनिश, इंस्टीड ही वॉज फॉरगिवन बाय कैलिफ ऑन द डिमांड ऑफ बेगिंग फॉरगिवनेस फ्रॉम द रिच मैन। उसको ही वॉज नॉट ओनली पनिश्ड, उसको ना सिर्फ सजा मिली उसके बल्कि उसको माफ़ कर दिया गया। कैलिफ ने जो डिमांड रखी थी कि अगर वो रिच मैन इसको माफ़ कर देगा तो मैं भी माफ़ कर दूंगा, तो इस तरह से जो है वो बेगर की बचत हो गई। एक्सरसाइज नंबर 2 है, कुछ वर्ड्स दिए गए हैं बॉक्स के अंदर, डायलॉग बॉक्स के अंदर। The meaning of all these words are given in a jumble order in the exercise below. Fill the blanks with the correct word. The first one has been done as an example. After you have completed, compare your answers with your partners. अब जंबल वर्ड्स पता है फ्रेंड्स क्या होते हैं कि ना आगे पीछे स्पेलिंग दी हुई होती है। जैसे ये डिस्गाइज वर्ड है ना, अब इसकी स्पेलिंग लिखेंगे तो जी पहले लिख देंगे, यू जो है वो घुमा फिरा के अल्फाज दिया होता है। पजल्स टाइप्स, तो हमें ना डिसाइड करना होता है कि भाई ये स्पेलिंग से कौन सा अल्फाज बन रहा है, कौन सा वर्ड इससे बनेगा। तो ये जंबल वर्ड्स होते हैं, आगे पीछे दिए हुए होते हैं। अब ये सॉल्व्ड एक्सरसाइज है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला, तो ये सॉल्व्ड ही है एक तरह से, बुक में आपकी होगी। वन वर्ड है डिस्गाइज, उसकी मीनिंग है मीन्स चेंज इन अपीरियंस। अब सेकंड वर्ड है क्लेम्स, क्लेम्स की मीनिंग है मीन्स स्टेट समथिंग एज ट्रू। Welfare means general well-being. Mingle means mix with people. Rags means old, torn clothes. A dispute means disagreement about something. Resolve means find a solution. Certain means know for sure. Concerned means worried about. Mentioned means signaled. Dismount means get off something, किसी चीज से नीचे उतर जाना। Puzzle 12 वर्ड है हमारा। Puzzle means unable to understand। 13 वर्ड है winced means showed dislike। 14 वर्ड है need means sound mad by a horse, हिनहिनाना घोड़े का। 15 वर्ड है pronounced means officially said। एक्सरसाइज नंबर 3 है फ्रेंड्स, द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। जो नीचे स्टेटमेंट्स दी हुई हैं वो इनकरेक्ट है। रीड द टेक्स्ट एंड राइट द करेक्ट स्टेटमेंट्स फर्स्ट। अब आपको मतलब जो है पहले तो रीड करना है टेक्स्ट को जो आपको दिया गया है, फिर उसको हमने करेक्ट भी करना है। डिस्कस ओरली विथ योर पार्टनर देन राइट द करेक्ट आंसर। ओरली आपको मतलब लिखना नहीं है, पहले आपको ओरली अपने पार्टनर जो है आपका, जिसके साथ आप ये एक्सरसाइज कर रहे हो, उसके साथ आपने ओरली डिस्कस करना है, फिर उसको आपने करेक्ट आंसर को लिखना है। फर्स्ट है, द केस वॉज फर्स्ट ब्रॉट टू द कैलिफ बाय द टू मैन। अब इसको करेक्ट करके आप कैसे लिखोगे, द केस वॉज फर्स्ट ब्रॉट टू द कैलिफ बाय द काजी, क्योंकि कैलिफ के पास केस
लेकर कौन आया था? तो काजी लेकर आया था। सेकंड है द काजी सेड द केस वाज इजी सो ही कुड नॉट सॉल्व इट। अब इसका आंसर है द काजी सेड दैट द केस वाज डिफिकल्ट सो ही कुड नॉट सॉल्व इट। नंबर थर्ड हम लोग करने लगे थे द कैलिफ आस्क्ड द बेगर टू स्पीक फर्स्ट। अब इसका आंसर है द कैलिफ आस्क्ड द रिच मैन टू स्पीक फर्स्ट, क्योंकि जब हमने स्टोरी पढ़ी थी तो हमने वाकई में देखा था कि पहले जो बोलने का मौका दिया गया था वो रिच मैन को दिया गया था। नंबर फोर है द कैलिफ वांटेड द रिच मैन टू टच द हॉर्स फर्स्ट। अब इसका आंसर है द कैलिफ वांटेड द बेगर टू टच द हॉर्स फर्स्ट। बोलने का मौका बेशक रिच मैन को फर्स्ट दिया गया, लेकिन घोड़े को टच करने का जो चांस था वो फर्स्ट कैलिफ ने कहा था बेगर को कि आप पहले घोड़े को टच करोगे। नंबर फाइव है द हॉर्स बिलोंग टू द बेगर। अब इसका सही जो आंसर है द हॉर्स बिलोंग टू द रिच मैन, क्योंकि हमने पूरी स्टोरी पढ़ ली है। अब हमें पता है कि जो झूठ बोल रहा था वो बेगर बोल रहा था और जो ऑनर रियल ऑनर है उस हॉर्स का वो रिच मैन है। नंबर सिक्स है The caliph decided to be strict। अब इसका आंसर है the caliph decided to be forgiveness, क्योंकि कैलिफ ने उसको माफ कर दिया, इस शर्त पर माफ कर दिया कि अगर ये अमीर शख्स तुम्हें माफ कर देता है तो मैं भी तुम्हें माफ कर दूंगा, मैं तुम्हारे ऊपर मर्सी दिखाऊंगा। नंबर सेवन है द रिच मैन हिट द बेगर। अब जो रिच मैन है क्या उसने वाकई में बेगर को हिट किया था? नहीं। द रिच मैन फॉरगेव द बेगर, उसने उसको माफ कर दिया था। ना सिर्फ उसको माफ कर दिया था बल्कि हैंडफुल जो कॉइन्स है वो भी उसको दे दिए थे। नंबर फोर एक्सरसाइज है व्हेन द कैलिफ आस्क्ड द टू men to state their cases, they made the following statements, however their statements are mixed up. Read the text and find out which person made each statement and write rich man or beggar in the speaker box as shown. Work individually at first and after completing compare your answers with your partner। अब ये स्टेटमेंट्स दी गई हैं, ठीक है। अब इन स्टेटमेंट्स को किसने कहा है, मतलब जस्ट लाइक ये एक जुमला दिया गया है, इस जुमले को बोलने वाला कौन है, तो वो हमने सामने स्पीकर वाले बॉक्स के अंदर लिखते जाना है। अब डायलॉग्स हैं। नंबर वन डायलॉग है ही बेग मी टू गिव हिम अ राइड। अब ये किसने कहा था? रिच मैन ने। नंबर टू आई स्वेयर द हॉर्स इज माइन, ये किसने कहा था? बेगर ने। नंबर थ्री है ही सेड नो वन वुड बिलीव मी इफ आई सेड दैट द हॉर्स इज माइन, ये डायलॉग किसने कहा था? ये कहा था बेगर ने। नंबर फोर है आई विल टेल द ट्रुथ, ये किसने डायलॉग कहा था? रिच मैन ने। नंबर फाइव है आई हैव स्पेंट ऑल माई मनी ऑन दिस हॉर्स, ये डायलॉग किसने कहा था? बेगर ने। नंबर सिक्स है ही टोल्ड मी आई वॉज एन अनग्रेटफुल पर्सन, ये डायलॉग कहा था? रिच मैन ने। नंबर सेवन है ऑन रीचिंग द सिटी गेट आई आस्क्ड हिम टू गेट डाउन, ये डायलॉग कहा था? बेगर ने। नंबर एट है ही सेड दैट ही वांटेड टू रीच द सिटी क्विकली, ये डायलॉग बेगर ने कहा था। नंबर नाइन है ही सेड दैट इफ आई डिड नॉट गेट डाउन ही वुड यूज फोर्स, ये कहा था रिच मैन ने। नंबर 10 है यू आर जस्ट एंड वाइस, ये कहा था बेगर ने डायलॉग। 11 है ही वांटेड टू गो अप टू द सिटी गेट, ये डायलॉग कहा था रिच मैन ने। नंबर 12 है बिलीव व्हाट आई से, रिच मैन ने कहा था ये। नंबर 13 ऑन रीचिंग द सिटी गेट ही ऑर्डर्ड मी टू गेट ऑफ द हॉर्स, ये कहा था रिच मैन ने। नंबर 14 आई वॉज पजल्ड व्हेन ही रिफ्यूज टू गेट डाउन, ये कहा था रिच मैन ने। नंबर 15 ही रिक्वेस्टेड मी टू लैंड हिम माई हॉर्स, ये कहा था बेगर ने। नंबर 16 ही वॉज लिम्पिंग एंड आस्क्ड मी टू स्टॉप, ये कहा था रिच मैन ने। Number 5 exercise है friends read the text and complete the following statements in your notebook। Number 1 है with your knowledge and wisdom you will be able to resolve the case in a judgment। Number 2 he not only refused to get down but instead he claiming that the horse belonged to him। अब आप लोगों ने ना इन नामुकम्मल सेंटेंसेस को क्या करना है? कंप्लीट करना है। शुरू का दिया गया है, उसके साथ जो आगे वाला वर्ड लगेगा, सेंटेंस लगेगा, वो आपने यहाँ पे लगाना है। स्टेटमेंट जो
ठीक है। नंबर 3 है हैव पिटी ऑन मी एंड सेव मी फ्रॉम द क्रूअल्टी एंड इनजस्टिस ऑफ दिस रिच मैन। नंबर 4 है वट एवर मनी आई हैड आई स्पेंट ऑन दिस हॉर्स। नंबर 5 है आई बेग यू टू सेव मी फ्रॉम दिस रॉबर एंड गिव मी बैक माई हॉर्स। यहाँ पे हाउस लिखा हुआ है पर झगड़ा हो रहा था, जो डिस्प्यूट था वो हॉर्स के ऊपर हो रहा था। स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है फ्रेंड्स, आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर हॉर्स आएगा नंबर 5 में। नंबर 6 है टेल दीज मैन टू प्लेस देयर हैंड्स ऑन द हॉर्स वन बाय वन, लेट द बेगर डू इट फर्स्ट। नंबर 7 है यू आर अ लायर एंड अ विकेड मैन। नंबर 8 है इंस्टीड ऑफ थैंकिंग यू फॉर टेकिंग पिटी on me and giving me a lift, I lied and claimed that the horse belonged to me. Number 6 exercise, friends, work in pairs and complete the following sentences by referring to the text. Write the complete statements in your notebook. The first one has been done as an example. Number 1 A है the caliph used to walk through the streets of Baghdad at night because क्यों वो चक्कर लगाया करते थे बगदाद की गलियों में? क्योंकि he wanted to gain first hand knowledge of their difficulties and problems. वो जानना चाहते थे खलीफा हारून रशीद के उनके लोगों के दरमियान उनके मसले क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है। वो चाहते थे कि ये मालूमात उनको खुद से मिले, ना कि किसी और के थर्ड पर्सन से उनको मिले। नंबर बी है द काजी वेंट टू द कैलिफ बिकॉज काजी खलीफा के पास क्यों गया था? ही वॉन्टेड द डिस्प्यूट बिटवीन रिच मैन एंड बेगर वुड बी सेटल्ड, ताकि मसला जो है रिच मैन और बेगर के बीच में वो हल हो जाए किसी तरह से। अब है सी द रिच मैन सेड दैट he gave the beggar a lift because he was limping. Number D है the beggar refused to get off the horse because he wanted to rob the rich man's horse. रिच मैन लिखा हुआ है, मैंने हॉर्स अपनी तरफ से पढ़ लिया। ई है द बेगर said that he gave the rich man a lift because he was in a hurry. F है the horse winced when the beggar touched it because it did not like the touch of his hand. G है the horse snorted and neighed when the rich man touched it because it liked the touch of his hand. H है everyone liked the rich man because he not only forgave the beggar but also helped him. नंबर 8 एक्सरसाइज है, क्योंकि 7 एक्सरसाइज जो है वो क्वेश्चन आंसर वाली आई थिंक हम स्टार्ट में कर चुके हैं। वर्क इन ग्रुप्स ऑफ 5 लोगों का ग्रुप बनाना है, 5 ग्रुप्स बनाने हैं बल्कि। डिस्कस एंड प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ 5 थिंग्स दैट यू थिंक अ हेड ऑफ स्टेट शुड डू। अब 5 चीज़ों के बारे आपको एक लिस्ट बनानी है, 5 चीज़ों के बारे में लिखना है और सोचना है कि अगर यू थिंक अ हेड ऑफ स्टेट शुड डू, स्टेट जो मतलब आपके स्टेट का जो हेड है, सरबराह है, उसको क्या 5 चीज़ें हैं जो करनी चाहिए दैट ही शी शुड नॉट डू, और 5 चीज़ें वो कौन सी होनी चाहिए जो कि उनको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ईच ग्रुप विल देन हैव टू मेक अ प्रेजेंटेशन बिफोर क्लास। ठीक, अब है हेड ऑफ स्टेट शुड डू फॉलोइंग थिंग्स। अब जो चीज़ें उनको करनी चाहिए वो 5 चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। इम्प्लीमेंट लॉज, कानून की पासदारी करनी चाहिए, पाबंदी करनी चाहिए, मानना चाहिए रूल्स एंड रेगुलेशंस को, लॉज को मानना चाहिए। अच्छा, अमल दरामद करवाना चाहिए। इम्प्लीमेंट्स लॉज, इम्प्लीमेंट लॉज की मीनिंग है कानून को अमल दरामद करना चाहिए, लागू करना चाहिए। नंबर 2 है गिव बेसिक नीड्स टू हिज सब्जेक्शन। नंबर 3 है मेक प्रोग्रेस ऑफ द स्टेट इन एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। नंबर 4 है सस्टेन द इकोनॉमी ऑफ द स्टेट। नंबर 5 है इंश्योर पीस इन द स्टेट। अब वो 5 चीज़ें जो कि नहीं करनी चाहिए किसी भी हेड ऑफ द स्टेट को, वो हैं हेड ऑफ स्टेट शुड नॉट डू फॉलोइंग थिंग्स। नंबर 1 सपोर्ट क्रिमिनल्स, क्रिमिनल्स को क्यों भाई सपोर्ट करेगा, वो करना भी नहीं चाहिए। नंबर 2 है अनजस्टिफिकेशन अमंग पीपल, ये भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। नंबर 3 है कीपिंग गवर्नमेंट प्रोटोकॉल। नंबर 4 है करप्शन। नंबर 5 है मेकिंग डिस्प्यूट्स बिटवीन एस्टेब्लिशमेंट।
थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको आज का मेरा ये लेक्चर पसंद आया हो तो आप मुझे जो है सब्सक्राइब कर दें, पारस बलोच के चैनल को सब्सक्राइब कर दें यूट्यूब पर। और अगर आपको मेरी और वीडियोस चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं @parasbaloch555 पर। थैंक यू ऑल, अल्लाह हाफिज़।